अरविंद जी, हमारे साथ माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय मंसूर मत्तू साहब, हमारे साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अदर सिंह जी, और मेरे सामने बैठे हुए किश्तवाड़ के देशभक्त समाज के सभी लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे तिरंगा लहराने की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ, तो जब मैं सोच रही हूँ कि आज का दिन क्या है, तो आज का दिन 10 मई सिर्फ एक तारीख नहीं, ये इतिहास का वो काला अध्याय है जिसने किश्तवाड़ की भूमि को रक्त रंजित किया था। आज ही के दिन हमने किश्तवाड़ के एक बेटे स्वर्गीय सतीश भंडारी जी को खोया था, और ये शहादत यहाँ पे ही नहीं रुकी। किश्तवाड़ की भूमि ने अनेकों बलिदान दिए। शायद उन बलिदानों की गिनती करूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन बलिदानों की गिनती खत्म नहीं होगी। आज जब मैं आप सबके सामने बोल रही हूं, तो मैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के, जम्मू कश्मीर के और समग्र भारत में शहीद होने वाले सभी लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। आज जब मैं आप सबके सामने बोल रही हूं, तो मुझे याद आता है कश्मीर की वो काली रात, जिसमें कश्मीरी पंडितों को रातों रात कश्मीर छोड़ना पड़ा था। आज जब मैं आप सबके सामने बात कर रही हूं, तो मुझे याद आता है वो डोडा बचाओ आंदोलन, जिसमें डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ के लोग बैठे थे, जिसमें अनिल परिहार जी बैठे थे। उस आंदोलन में उन पे ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। उस आंदोलन के समय पे उनको मारने की साजिशें रची गई, और किश्तवाड़ की भूमि को रक्त रंजित करने के लिए पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मैं पाकिस्तान की बात करती हूं, तो पाकिस्तान के नापाक इरादे आज भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह उस दौर में थे। दुख इस बात का नहीं कि पाकिस्तान हमारे लोगों को निशाना बना रहा है, दुख इस बात का है कि अगर वो लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पे पानी पिलाने वाला कौन है। दुख इस बात का है अगर वो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे चाय पिलाने वाला कौन है। दुख इस बात का है अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको कौन अपने घर में रखता है। आज जब मैं आप सबके सामने बोल रही हूं, तो जब मैं इन बलिदानियों के चेहरे देखती हूं और इनके परिवारों को सोचती हूं, तो वो पीड़ा, वो दुख जो इन सब ने झेला, वो शायद अच्छी तरह इसलिए समझती हूं क्योंकि मैं भी एक शहीद परिवार की बेटी हूं। आज जब आप सबके सामने मैं बोल रही हूं, तो मुझे याद आता है बम बम बोले की वो स्ट्राइक, जिसमें हमें हमारे कश्मीर में जमीन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी। आज जब मैं आपके सामने बोल रही हूं, तो मुझे 370 का टूटना याद आता है। आज जब मैं आपके सामने बोल रही हूं, तो मुझे राम मंदिर निर्माण की घटनाएं याद आती है। किस तरह से कारसेवकों ने अपना जीवन का बलिदान दिया, किस तरह से भारत की एकता और अखंडता के लिए हमारे लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ताकि ये झंडा इस तरह लहराता रहे। आज जब मैं बोल रही हूं, बहुत बार ऐसा होता था, इलेक्शन के टाइम पे मुझसे सवाल किया जाता था कि आप अपने घर के बारे में कुछ बताइए, अपने पिता के बारे में कुछ बताइए, लेकिन मैं उस सवाल से हमेशा बचती थी, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ कह नहीं पाती थी। आज आपको मैं बता दूं, जब मैं ये सुनती थी मेरे पिता, मेरे चाचा को कभी भी निशाना बनाया जा सकता है आतंकवादियों द्वारा, घर में कई बार कॉल्स भी आते थे, इनको मार देंगे, इनको गोली का निशाना बना देंगे, अनिल परिहार जी, अजीत परिहार जी पे ग्रेनेड ब्लास्ट करेंगे, यहाँ तक कि हम जिस गाड़ी में चलते हैं उस पे भी ग्रेनेड ब्लास्ट कर देंगे, इस तरह के कॉल्स आते थे। जब मैंने अपने पिता और चाचा से कहा कि इस तरह की धमकियां यहाँ मिलती है, आप फिर भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं, तब उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई, एक पौराणिक दौर की कहानी, जिसमें एक वृक्ष था। वो समय ऐसा था कि पक्षियों के बीच में और मनुष्यों के बीच में वार्तालाप होते थे। उन्होंने कहा
एक जंगल में एक व्यक्ति सो गया था और नींद पड़ने के बाद जंगल में आग लग जाती है। उस वृक्ष पे बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे और वो व्यक्ति ने बहुत प्रयास किया वहां से निकलने का, क्योंकि आग चारों तरफ थी, वो व्यक्ति वहां से निकल नहीं पा रहा था। जब उसने वृक्ष पे पक्षियों को देखा तो उसने पूछा पक्षियों से सवाल कि चारों तरफ आग लगी हुई है, तुम्हारे पास पंख है, तुम उड़ते क्यों नहीं? तब पक्षियों ने जवाब दिया, फल खाए इस वृक्ष के, किए हैं मैले पात, अब कर्तव्य हमारा यही, जले इस वृक्ष के साथ। जब ये कहानी मेरे पिता ने मुझे सुनाई तो ये मात्र एक कहानी नहीं थी, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया था कि हम इस मातृभूमि में पले हैं, इस मातृभूमि में बड़े हुए हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है हम इस मातृभूमि के लिए लड़ें, हम इस मातृभूमि की एकता और अखंडता की बात करें, भले ही हमें तिरंगा ही नसीब हो और हमारा बलिदान हो जाए। जब मैं ये बात करती हूं तो मैं अपने युवा साथी जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, मुझे याद आता है बचपन का ये दौर, जब यहाँ पे कभी मिलन जी के नाम पे पर्चा लगता था, कभी अक्षय जी के नाम पे पर्चा लगता था, कभी जगदीप के नाम पे पर्चा लगता था कि यहाँ पे तिरंगा नहीं लहराने दिया जाएगा। हमारे युवाओं ने एक लड़ाई लड़ी कि यहाँ पे हमें तिरंगा लहराना है। मुझे आज भी याद आता है कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक तत्वों ने जो अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते थे, उन्होंने यहाँ पे एक साजिश की कि यहाँ पे तिरंगा नहीं लहराना है, कुछ और बना दिया। लेकिन हमारे युवाओं के मन में एक भावना थी कि यहाँ पे तिरंगा होना चाहिए, उस भावना का सम्मान करते हुए जो मैंने बचपन में सुनी थी, उसी की वजह से आज यहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है। आज जब मैं आप सबके सामने बात कर रही हूं तो आप सबके ही आशीर्वाद से शायद मैं जनप्रतिनिधि चुनी गई। यह आप सबका प्यार और आशीर्वाद और सम्मान ही है कि आज किश्तवाड़ में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। लेकिन जब मैं सोचती हूँ, देखती हूँ, एनालाइज करती हूँ सिचुएशंस को, और ये लगता है कि कई बार मैंने खुद से ही सवाल किया कि आज तक किश्तवाड़ में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई, आज तक किश्तवाड़ में विकास की धारा क्यों नहीं लगी। जब मैं ये बातें सोचती हूं तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किश्तवाड़ को राजनीतिक दुराक्रय का शिकार बनाया। शायद यही वजह है कि किश्तवाड़ में विकास की धारा नहीं लगी। किश्तवाड़ को मिला क्या? दंगे, 2008 के दंगे, 2012 के दंगे, दंगे ही दंगे, और उस दंगों की वजह हमारे नौजवानों पे एफआईआर लगती रही। वो नौजवान जो पढ़ाई लिखाई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने वाले थे, वो नौजवान जो आज प्रोजेक्ट 2 में चाहते तो इंजीनियर लग सकते थे, वो नौजवान आज मजदूर लग रहे हैं क्योंकि पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। आज जब मैं आप सबके सामने बात कर रही हूं तो आप सबके आशीर्वाद से, आप सबका अनुभव अगर हमें मिलता रहे तो हम वो दिन दूर नहीं जब हम किश्तवाड़ को प्रगति की ओर ले जाएं। मैंने बचपन से जब अपने परिवार को देखा था तो हमारे परिवार में एक स्वयं सेवक होने की भावना बहुत पहले से ही थी। हमारा बचपन एक स्वयं सेवक की भावना से गुजरा, जिसमें हमेशा ये कहा जाता था कि हमने भारत को आगे लेके जाना है, हमने भारत को परम वैभव परम शिखर पे लेके जाना है। और जब भारत को परम वैभव परम शिखर पे लेके जाने की हम बात करते हैं, उसमें हमारे युवाओं की भूमिका बहुत अहम होती है। आज मैं अपने सामने बैठे सभी युवाओं को कहूं कि हमने अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए हम किस दौर से इस दौर में आए हैं, और उस दौर से इस दौर की लड़ाई मैंने नहीं लड़ी, आप सब ने लड़ी है। सामने एलईडी स्क्रीन पे शहीद होने वाले लोगों ने लड़ी है। मेरे पिता, मेरे चाचा ने लड़ी है, स्वर्गीय सतीश भंडारी जी ने लड़ी है, चमनलाल शान जी ने लड़ी है, चंद्रकांत शर्मा जी ने लड़ी है। वो अस्पताल जो लोगों को जीवन दान देता है, उस अस्पताल में दिन दिहाड़े चंद्रकांत जी को मारा गया। आज मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगी कि हम सबको एकजुट होकर रहना है। हमने
राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी, हमने किश्तवाड़ को प्रगति की राह पे लेके जाना है। हमने किश्तवाड़ को उस मुकाम पे लेके जाना है जो हमारे इन वीर बलिदानियों का सपना था। मैं चाहती हूं आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सभी सीनियर लीडर्स बैठे हैं, मंच पे भी सीनियर लीडर्स हैं, हम सब लोगों को एकजुट होकर चलना है। हम सब लोगों ने देश की एकता और अखंडता की बात करनी है। ये जो तिरंगा यहाँ पे लहरा रहा है, ये मेरा भी उतना ही है जितना मंसूर मत्तू साहब का है। ये मेरा भी उतना है जितना इस्लाम के लोगों का है। ये हम सब लोगों की शान है और इस तिरंगे की एकता और अखंडता के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शिवम जी, आपके इन वचनों से पूरे समाज का मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन हुआ है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने इस परम पूज्य राष्ट्रध्वज के सम्मान में कुछ पंक्तियां फिर से साझा करूंगा। हे धरा के पुत्र लहराते गगन, हे धरा के पुत्र लहराते गगन, नमन मेरे राष्ट्रध्वज तुझको नमन, नमन मेरे राष्ट्रध्वज तुझको नमन। हे हिमालय के धवल उन्नत शिखर, हे हिमालय के धवल उन्नत शिखर, और गंगा नीर की चंचल लहर, और गंगा नीर की चंचल लहर, शस्य श्यामल इस धरा का रंग तू, शस्य श्यामल इस धरा का रंग तू, शौर्य साहस न्याय का प्रसंग तू, शौर्य साहस न्याय का प्रतंग तू, कोटि जनगण मन सुदिव्य निशान है, ध्वज नहीं तू राष्ट्र का सम्मान है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा आपके हम सब के चहेते नेता प्रतिपक्ष पाडर नागसेनी क्षेत्र के विधायक श्रीमान सुनील शर्मा जी कि वो अपनी बातों के साथ बलिदानी परिवारों को और बलिदानियों को श्रद्धांजलि दें और आप सब लोगों का मार्गदर्शन करें। श्रीमान सुनील जी। मंच पर आसीन किश्तवाड़ कंस्टिट्यूंसी की विधायक सुश्री शगुन परिहार जी, सनातन धर्म सभा के दो हमारे प्रतिनिधि के तौर पे मंच पर आसीन है आदरणीय रोशनलाल जी, आदरणीय अरविंद परिहार जी, मंसूर मत्तू साहब, अतर सिंह साहब, यहां पर उपस्थित आज इस तिरंगे की शान में इस विज्ञान चौक के ऐतिहासिक स्थान पर बैठे पूजनी बुजुर्ग, पूजनी बहनें और नौजवान दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आज 10 मई के दिन इस ऐतिहासिक स्थान से तमाम उन शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं जिन्होंने इस आतंकवाद के काले दौर में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। जैसा कि शब्द ने बताया, 10 मई सिर्फ एक तारीख नहीं है, एक तिथि नहीं है। मैं वैसे बैठे बैठे यहीं पे एक संस्मरण यहां पे मेरे दिमाग में आया, एक मेमोरी, कि आज से 33 वर्ष पूर्व ठीक सुबह के 9, 10, 11 बजे के आसपास एक ऐसे किश्तवाड़ के लाल की अर्थी यहां से जा रही थी जिन्होंने कभी कहा था कि यहां पे किसी भी राष्ट्रवादी को कोई नुकसान नहीं होगा, यहां पे किसी भी राष्ट्रवादी की तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं पाएगा जब तक सतीश भंडारी जिंदा है।
और आतंकवादी तब किसी को नुकसान पहुंचा पाएंगे, पहले उनको सतीश भंडारी के तन से, बदन से गुजरना होगा। ऐसे लाल की अर्थी आज से ठीक 33 वर्ष पूर्व इसी चौक से जब गुजर रही थी, हल्की बूंदाबांदी थी, पूरा शोक में पूरा किश्तवाड़ डूबा था, डर और भय का माहौल था। समझ नहीं आ रहा था कि हमारे इस क्षेत्र को किसकी नजर लगी, ये हो क्या गया है। और ठीक 10 मई के बाद लगातार एक श्रृंखला है, एक सीरीज है हमारे शहीदों की। और आखिरी शहीद 9 अप्रैल 2019 को स्वर्गीय चंद्रकांत, जिनका सारा जीवन ही एक उदाहरण है, एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। जिनकी पूरी जिंदगी इसी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते लड़ते अंत भी इसी में हुआ। कितने गिने हम, कितनों को याद करें। और हम उस जनरेशन के, हम उस पीढ़ी के हैं जिस पीढ़ी ने प्रत्यक्ष रूप से ये सारा प्रकरण, एक घटनाएं सारी देखी है। हम साक्षी हैं इसके। नई पीढ़ी 20, 30, 40 से नीचे जो है, वो शायद ये दौर भूल गए होंगे, उन्हें याद भी नहीं होगा क्योंकि उन्हें ये देखा भी नहीं। इसीलिए ये कार्यक्रम कराए जाते हैं अपने शहीदों को याद करने के लिए, कि ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखे कि अगर आज हम इस खुली हवा में चैन की नींद सोते हैं, तो इस चैन की नींद सोने के लिए किसी ने अपने प्राणों की आहुति दी, किसी ने अपना बेटा दिया है, किसी ने अपना भाई दिया है, किसी ने अपना सुहाग दिया है। फिर जाके हम यहां पे चैन की नींद से बैठे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, जम्मू कश्मीर आतंकवाद की इस ज्वाला में जल रहा था। कश्मीर से पंडितों का पलायन, इन पहाड़ों के ऊपर चोटियों से उस राष्ट्रवादी समाज को निशाना बनाया जा रहा था जिनका केवल और केवल यह कसूर था, वो भारत माता की जय बोलते थे। और वो निर्मम हत्याएं कैसे ये समाज भूल सकता है। मुझे आज भी याद है 10 मई 2000 के आसपास कार्यक्रम हम कर रहे थे। कार्यक्रम खत्म हुआ, रात को आतंकवादियों ने सजार गांव के 8 गरीब नौजवानों को अपनी गोली का निशाना बनाया। सुबह जब हम सजार में पहुंचे, उनमें से तो 2 सगे भाई थे, एक बाप बेटा था। ईश्वर कसम, जिसने भी उन शवों को देखा होगा, मुझे लगता है कि आज भी वो दृश्य उसकी आंखों के सामने हो। बदन पे पूरे कपड़े नहीं थे, पांव में जूता नहीं था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा क्या कसूर है इन लोगों का, इन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि जिससे
इनको निशाना बनाया जा रहा है। चेरजी गांव की वो घटना कौन भूल सकता है? एक भाई का कलेजा निकाला गया, दूसरे भाई के मुंह में ठूसा गया। हमारे बीच में आज भी यहां पे शायद जय सिंह कहीं बैठा होगा, मां का सतन काट के उसके मुंह में ठूसा था। और 1994 में जब भारत का पक्ष रखने के लिए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी को नियुक्त किया गया कि आपने यूएनओ में भारत की बात रखनी है, वो फोटोग्राफ्स जो लिए गए थे वो चेरजी गांव के थे, वही दिलीप और राकेश के वो फोटोग्राफ्स थे, जिसे पूरे दुनिया को हिला दिया कि कितनी निर्मम हत्याएं ये आतंकवादी कर रहे हैं। और उन बेकसूर लोगों को, ऐसा नहीं कि वो कोई सैनिक थे, वो लड़ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। कोई मालमवेशी के साथ था, कोई अपनी नौकरी पे था, क्योंकि किसी भी आतंकवादी के पास इतना दम नहीं था कि वो हमारे सैनिकों के सामने खड़ा रहता, टिक पाता। इसलिए ऐसे अनेक गरीबों को निशाना बनाया। सिरोड धार में 4 अगस्त 2001 को हमें याद है, सुबह सुबह एक खबर आई कि जो माल मवेशी लेके धार पे चढ़े गए थे, ऐसे 21 लोगों को वहां पे निशाना बनाया गया है, गोली से मार दिया गया है। एक दिन अचानक सुबह सुबह पता चला, नहीं 8 लोगों को शनना और सरावा में मार दिया। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब हमें सुबह सुबह कोई बुरी खबर न सुनने को मिले। अब क्याड़ में 8 लोगों को मारा गया, अब सोंदर में 4 लोगों को मारा गया, अब ओम प्रकाश को बेगाना के यहां से आरसी में रात को वो भेड़ बकरियों को वापस लाने गया था, वहां पे गोली मारकर शहीद किया गया। सुमीर हमारा पुचाल में गुजर रहा था, शाम के वक्त निशाना बनाया गया। कितनों को हम याद करें, ये तो कहानी अलग है। 24 फरवरी 1994 को सुबह सुबह एक खबर पूरे किश्तवाड़ में दौड़ी कि वृंदावन में बाबा भगवत दास की हत्या की गई। जिस व्यक्ति को दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जिसने अपना सब कुछ पहले ही छोड़ दिया है, उस व्यक्ति को भी नहीं बख्शा गया और 44 बुलेट्स उसके बदन में दागी गई, 44 गोलियां। सुबह जब हम उस कुटिया में पहुंचे तो मुझे आज भी वो दृश्य याद आता है। वो जो गाय वहां पे वो पाली हुई थी भगवत दास ने, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जानवर तक रो रहे थे। ये दृश्य, ये नजारे हमारी पीढ़ी ने देखे। और जब हम अपनी आवाज लेके चलते थे कि हमें सुरक्षा दो, राष्ट्रवादी समाज को निशाना बनाया जाता है, इनके लिए कोई न कोई इंतजाम कराया जाए, लेकिन ऐसी भीड़ पे भी पुलिस ने गोलियां चलाई। मुझे आज भी याद है जब हम शीप हस्बेंड्री के पास पहुंचे, एक पुरवन जुलूस लेके, अचानक एक एडिशनल एसपी एक छोटी टोली लेके आता है और भीड़ पे गोलियां चलाता है, जिसमें हमारा तब का जांबाज महेंद्र वहीं पे शहीद हो गया। कितने लोग जख्मी हुए, हमारे आंखों के सामने ये दृश्य हम देख रहे थे, असहाय थे। लेकिन हमारे तब के नौजवान, हमारी तब की युवा पीढ़ी, जिन्होंने अपने सर पे कफन बांध के रखा था, जिन्होंने ये तय कर रखा था आप कितनी भी गोलियां चलाओ, सीने हमारे तैयार हैं, यहां से न भागेंगे, न यहां से माइग्रेट होंगे, न यहां से कहीं दूसरी जगह हम जाएंगे। ऐसे नौजवानों ने अपने सर पे कफन बांध के इस लड़ाई को लड़ा
मैं आज इस हिडाल चौक के ऐतिहासिक स्थान से ऐसे तमाम उन नौजवानों को भी सैल्यूट करता हूं जो हमारे अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को प्रत्यक्ष रूप से लड़ा है। वो किसी किताब में दर्ज भी नहीं है, उनका कोई इतिहास भी नहीं शायद पढ़ेगा सुनेगा, लेकिन दिन रात अपने भविष्य की चिंता किए बगैर एक उनको चिंता होती थी कि हमने इस भारत माता की हमने इस मातृभूमि की रक्षा कर दी। अनेकों ऐसे हमारे वीर नौजवान जो मुझे लगता है कि इस आतंकवाद के इस काले दौर के बाद शायद ही उन्हें कोई याद किया होगा, मैं उनको भी इस मंच से सैल्यूट करता हूं। आज उन्हीं लोगों के कारण हम यहां पे बैठे हुए हैं। ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं रही है। हालांकि इस लड़ाई का आगाज मैं मानता हूं सुभाष चंद्र की हत्या के बाद हुआ था। बड़ी सस्पिशियस हत्या थी संग्रावाटा के हमारे एक नौजवान की, जिसकी हमें लाश वृंदावन में मिली थी। तब बहुत सारे लोगों ने माना नहीं यहां पे कोई आतंकवाद नहीं है, ये तो रंजिश है। वो एक संकेत वहीं पे था। उसके बाद ये बहुत लंबी लड़ाई है। मुझे लगता है कि इतिहास जब कभी कोई लिखेगा तो उसे बहुत समय लगेगा, बहुत स्टडी लगेगी, बहुत रिसर्च लगेगी। बड़ी माइन्यूट, बड़ी गहराई में इस लड़ाई को बहुत सारे लोगों ने देखा है और इतिहास लिखने की बहुत आवश्यकता है। इस हिडियाल चौक में एक लड़ाई का अखाड़ा बनाया गया था। भाई हम भारत में रह रहे हैं, भारत का नमक खाते हैं, तो भारत के तिरंगे को लगने से क्यों तकलीफ यहां? समझ नहीं आ रहा था हमें ये लड़ाई आखिर इनको दिमाग में कैसे आ रही कि ये लड़ाई लड़नी है, यहां पे तिरंगा नहीं लगना चाहिए। और लड़ाई का एक मैदान, लड़ाई का एक अखाड़ा यहां पे बनाया गया था। मुझे याद है 2008 का वो दिन जब इस हिडियाल चौक के मैदान को एक लड़ाई का युद्ध मैदान बनाया गया था। और उसके बाद स्वर्गीय अनिल परिहार जी और मैं जब यहां पे आए, यहां पे बहुत सारे युवा हमारे सामने खड़े और हमसे सवाल पूछा कि क्या यहां पे तिरंगा लहराना, क्या यहां पे तिरंगा चढ़ाना, फहराना, होस्ट करना कोई गुनाह है, कोई पाप है? तो उनका हौसला रखने के लिए स्वर्गीय अनिल परिहार जी ने एक जबरदस्त यहां पे भाषण दिया था। मुझे आज भी याद है 2008 का वो दिन। शायद ये मैदान इंतजार कर रहा था कि स्वर्गीय अजीत परिहार जी की बेटी सुश्री शगुन परिहार जब यहां की विधायक बनेगी तब ये तिरंगा इस तरीके से लहराएगा। शायद इस दिन का इंतजार था। मैं बधाई देना चाहूंगा शगुन परिहार जी को। यह तिरंगा केवल एक पोल और ही कपड़ा ना माने हम, और इस जगह पे ये तिरंगा लगना कोई एक सामान्य बात भी न माने हम। ये असामान्य है, असाधारण है। और मुझे लगता है कि जो लोग किसी भ्रम में थे, 370 हटने के बाद वैसे ये भ्रम दूर हो गया। अब हिडियाल चौक ही क्या, आप लाल चौक देख लीजिए। जिस लाल चौक पे
सीआरपी की एक पूरी छावनी लगा दी जाती थी। कन्याकुमारी या आसाम या बंगाल या राजस्थान का कोई भारतीय वहां पे तिरंगा लहराने आता था तो उसे गिरफ्तार किया जाता था। आज वहीं पे 120 फीट का घंटाघर और उसके ऊपर ये हमारा गर्व, हमारा गौरव तिरंगा कैसे लहरा रहा है। आज सिर्फ लाल चौक में आप आखिरी सीमा के पास में जाओ, कुपवाड़ा के आखिरी करना टंगधार में जाओ, जिसके पार आपको नीलम घाटी के पार पाकिस्तान दिखता है, इस पार भी आपको 150 फीट ऊपर तिरंगा लहराता हुआ दिखेगा, जहां पे केवल गोलियों और पत्थर की आवाज, गड़गड़ाहट दिखती थी। आज आप उड़ी के आखिरी कोने पे जाओगे, जो लड़ाई का अखाड़ा होता था, आज वहां पे भी आपको 120 फीट ऊंचा टावर जिसपे तिरंगा लहराता हुआ दिखेगा। लेकिन ये तिरंगा ऐसे लहराएगा, इसके लिए 10 मई 1993 से लेके 9 अप्रैल 2019 तक किश्तवाड़ के असंख्य हमारे वीरों ने जो अपनी वीरता का प्रदर्शन करके अपने प्राणों की जो आहुति दी है, आज का दिन उनको याद करने का दिन है। आज के दिन हम उन सब वीरों को याद करें। मेरे मुख से सारे नाम निकल ही नहीं सकते, इतने याद ही नहीं आ सकते। मैं बैठे बैठे देख रहा था मेरे कितने क्लास फेलो थे। तुंद का रविंदर मेरे साथ क्लास फेलो, अपने हिडियाल का रविंदर जिसकी हत्या बरशाला में हुई थी हमारा क्लास फेलो, पुई का प्रदीप हमारे साथ पढ़ने वाला, ऐसे कितने असंख्य लोग हैं, याद भी नहीं आ सकते। तो मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि आने वाली पीढ़ी कभी इन बलिदानों को न भूले। और ऐसा कहा जाता है कि जो क्षेत्र, जो समाज अपने बलिदानों को भूलता है, शायद उसको एक बार फिर उस दौर से गुजरना पड़ता है। इसीलिए हमारे बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं और समाज को जागृत रखते हैं। और शायद इस कार्यक्रम का आयोजन भी ऐसे लोगों ने किया है। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत भी आए हैं, डॉक्टर विक्रांत जी। डॉक्टर विक्रांत जी सामाजिक कार्य के एक बहुत बड़े एक परिचित चेहरे हैं जम्मू कश्मीर के। ये ठीक है, फ्रंट पे, मंच पे ऐसे व्यक्ति बहुत कम दिखते हैं, लेकिन समाज को जागृत रखने में इन्होंने अपनी सारी जिंदगी खपा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना बड़ा कीमती टाइम निकाला है और किश्तवाड़ की इस राष्ट्रभक्त समाज का हौसला बढ़ाने के लिए आज आप इतनी गर्मी में हमारे साथ बैठे हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है। आप पेशे से एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और ऐसा भी नहीं कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी ड्यूटी से महरूम रहते हैं। आप डॉक्टर साहब को देखेंगे 10 से 5 हॉस्पिटल में होते हैं और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन समाज में होंगे। 10 बजे से पहले भी समाज में होंगे, 5 बजे के बाद भी समाज में होंगे। ऐसी भावना रखने वाले लोग जिस देश में हो, जिस क्षेत्र में हो, उस देश और उस क्षेत्र को कोई क्या बिगाड़ सकता है। मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि अभी औपचारिक कार्यक्रम, हालांकि ये केवल फ्लैग होस्टिंग का ये कार्यक्रम था, अभी एक औपचारिक जिसे फॉर्मल प्रोग्राम हम कहते हैं वो गौरीशंकर मंदिर सरकूट में होगा, इसलिए वहां पे भी चर्चा करेंगे। मैं आज के दिन सबसे बड़ी मुबारकबाद सुश्री शगुन परिहार जी को दूंगा। ये स्थान आपका इंतजार कर रहा था, आप विधायक बनेंगी और आपके हाथों से ये तिरंगा यहां पे लहराएगा और वो आज इंतजार खत्म हुआ।
यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को विशेषकर जो डिपार्टमेंट इसमें लगा होगा उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। यहाँ पे जितने भी राष्ट्रभक्त लोग आए हैं आज, मेरी तरफ से पुनः आज के इस कार्यक्रम में फ्लैग होस्टिंग में आने पर आपको बहुत बहुत बधाई। और जो शहीद जिनके लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, पुनः एक बार हृदय से मैं श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।